एक ओवरव्यू सा इन्होंने कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि कौन करेगा, किसको करना होगा, रादर इसको ऐसे पुट करते हैं। फिर जॉइंट प्रोमिसर्स में क्या किसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहेगा, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला कि आप मुझे 10,000 रजिस्टर सप्लाई कीजिए ऑन दिस डेट, लेट अस से आई फिक्स अ डेट 14th December. So then what if no time is specified and what time we have to take as a parameter कि हाँ इस टाइम तक आया तो परफॉर्मेंस मानी गई कि हो गई, और इस टाइम के बाद जो है परफॉर्मेंस जो है माना जाएगा कि नहीं करी प्रॉपरली। सेम वे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का जो परफॉर्मेंस होता है, पेमेंट्स अप्रोप्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज किस कब हम बोलते हैं कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से परफॉर्म्ड है, करना ही नहीं है परफॉर्म, या फिर डिस्चार्ज कैसे होता है जैसे कि हमें कुछ नहीं करना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का बेसिकली जब टॉपिक आएगा तो हम देखेंगे कि कब हमारे डेट्स, अगर हमने बहुत सारे लोन लिए होते हैं तो कैसे हम उनको एक एक करके सेटिस्फाई करते हैं अगर कुछ ना कहा गया हो कॉन्ट्रैक्ट में। तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फर्स्ट लाइन आपकी डेफिनेशन यहाँ पर दिख रहा है सॉरी, ये 37 सेक्शन के हिसाब से parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of the Contract Act or any other law. परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो हमने बात कही है कॉन्ट्रैक्ट में कि हम ये करेंगे उसको परफॉर्म करना, दैट इज ऑब्लिगेशन को अपनी फुलफिल करना। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परफॉर्मेंस तब कंप्लीट मानी जाती है जब पार्टीज जो हैं या तो वो परफॉर्म एक्चुअली करती हैं या एटलीस्ट अटेम्प्ट करती हैं परफॉर्म करने के लिए अपना अपना रिस्पेक्टिव प्रॉमिस। हाँ, अगर मैं भी करने को तैयार हूँ, आप भी करने को तैयार हो, पर लॉ ने उसको जो है उस रिक्वायरमेंट को अब ऐसा कर दिया कि अब मुझे नहीं करना है, तो उस केस में मेरी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली या तो हो गई है और नहीं भी हुई है तो भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज sometimes a contract becomes void due to some legal requirements in that case, or sometimes a contract need not be performed in the sense in which we have done to make it effective. It is already effective in the sense it has already been done. तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि लॉ ने ऑलरेडी डिस्पेंस अवे करा हुआ होता है, ये उन्होंने कहा होता है कि ये नहीं भी करोगे तो भी ये मान लिया जाएगा कि तुमने ये कर दिया है, ये वाला मतलब इतना कर दिया तो भी मान लेंगे कि कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे समझ लो। तो वो यूजली वो रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, भाई इतने तक हो गया तो हम मानेंगे कि काम हो गया, पेमेंट आ जानी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बीच में हिडन रह गई वो ये थी, परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। दैट मीन्स हमारी परफॉर्मेंस एक्चुअल है तो है ही है, और अटेम्प्टेड है तो भी है, यानी अगर मैंने कोशिश भी करी है विद अ प्रॉपर इंटेंशन टू परफॉर्म देन ऑल्सो आई हैव एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल तो है ही है, यानी कहने का मतलब अगर मैंने आपसे ये एग्री करा कि मैं 1 लाख लूंगी और आपके लिए घर बनाऊंगी, तो मैंने अगर घर बनाया तो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, मेरा काम हो गया, आपसे पैसे मिलने चाहिए। अगर मैं कोशिश करती हूँ बनाने की लेकिन वहां पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, मे बी लीगल इश्यूज हैं या कुछ ऐसे रिसोर्स रिलेटेड इश्यूज हैं कि मैं अपना काम नहीं कंप्लीट कर पा रही या जो सामने वाला है वही मुझे नहीं करने दे रहा है, so at least I have attempted my part of performance. So I should be compensated for my part of performance rather, and moreover, I should never be, charged for non-performance. You cannot file a case against me that आपने काम नहीं किया अगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो ये यहाँ से जो मीनिंग था और जो टाइप्स हैं इतने तक, जो हालांकि नीचे ये एक्सप्लेन्ड है पूरा, पर जितने यहाँ पर जो लाइंस है उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो मैम, नो डाउट। ठीक है जी। अब एक क्विक रीडिंग दे दीजिए आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को और ऑफर टू परफॉर्म को, चाहे बोलकर चाहे अपने मन में, एज यू फील कंफर्टेबल, एंड देन आई एक्सप्लेन यू बोथ द एग्जांपल्स आल्सो एंड द पॉइंट्स आल्सो, तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड देम इन ब्रीफ। ओके मैम। मैम मैंने पढ़ लिया, बट मेरे को सेकंड फर्स्ट पॉइंट तो मेरे को फिर भी थोड़ा समझ आया, सेकंड वाला नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं फर्स्ट वाला आपको फर्स्ट से ही लेते हैं। जैसे एक्स ने अगर 5 लाख बोरो करा है वाई से और प्रॉमिस करा है कि आफ्टर 1 मंथ एक्स उसको रीपे कर देगा,
तो दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द सेंस कि बोरो हो गए हैं और वो रीपे कर देगा। तो एक ने अपना काम कर दिया, एक अभी कर देगा, तो जिसने कर दिया है उसकी तरफ से एक्चुअल परफॉर्मेंस है। जब वो पेमेंट कर देगा तो उसकी तरफ से भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगी। ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? जब परफॉर्मेंस सामने वाला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है करने की। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं, आपने मुझे ऑफर दी, ठीक है, आपने मुझे ऑफर दी कि मैं आपके घर पे आकर वाइट वॉश करूं अगले हफ्ते, ठीक है। अब मैं मान लीजिए मंडे को आपके घर आती हूँ पूरा सामान लेके और आप डोरी नहीं खोलते हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अंदर तो नहीं आ सकती। तो मे बी नेक्स्ट डे अगेन आई कम। Okay, maybe next day again I come. You are there, I know, but you don't open the door. Third day may or may not, I may or may not come, but next day onwards I do not come. Now, if you file a case against me कि you have not whitewashed, there is no case because I attempted my part of the performance. Rather, I should be, able to file a case for the damage for 2 days because I attempted to perform my part, and it was the other party's fault which actually stopped me from doing my part. अभी क्लियर है थोड़ा सा? जो मैंने बोला वो अभी जो लिखा है वो मैं समझाऊंगी। यस मैम, इट्स क्लियर। यहां पर जो लिखा है एग्जाम्पल 2 देखिए। ए प्रॉमिस करता है कि कुछ गुड्स वो बी को डिलीवर करेगा। ए गुड्स को अपॉइंटेड प्लेस पे लेके भी जाता है, बिजनेस आवर्स पे लेके भी जाता है, बट बी जो है उसकी डिलीवरी लेने से मना कर देता है। तो वही सेम चीज कि सामान देने वाला जो है लेके आया, लेकिन लेने वाले ने उसको मना कर दिया। तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस थी क्योंकि ए जो कर सकता था वो उसने करा। वो कभी भी नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं होगा। हम ये पूरा चैप्टर पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि कब परफॉर्मेंस मान लिया जाएगा कि हो गई, ताकि हमें अगर किसी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करना है तो हम उस हिसाब से करें, क्योंकि ब्रीच का मतलब है नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है जी। यस मैम। तो यहां पर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास दो टाइप्स हो गई, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। अब हम बात करें कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कब मानी जाएगी और कब नहीं मानी जाएगी, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे ऊपर आपने देखा कि वो बिजनेस आवर्स में लेके आया। अगर उस ऊपर वाले ही केस में मान लीजिए जो गुड्स थे, मान लीजिए 14 दिसंबर को मैंने आपको गुड्स सप्लाई करने हैं और मैं आपको रात को 2 बजे आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, गोडाउन के बाहर भी नहीं, फैक्ट्री के बाहर भी नहीं, घर के बाहर सामान लेके खड़ी हूँ, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। हाँ, कोई कर्फ्यू लगा हुआ है या कुछ ऐसा सिचुएशन है कि रास्ते ब्लॉक है, वो अलग बात है। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आफ्टर बिजनेस आवर्स बिजनेस लोकेशन पे ना लाना ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होती। रादर ये साफ दिखता है कि जो करने वाला है वो एक तरह से ये चाह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो। तो ऐसी ही कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें सेटिस्फाई होना जरूरी है अगर हम एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को भी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर इक्वेट करना चाहते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब कि जब मैं अपना हिस्सा, कॉन्ट्रैक्ट का अपना हिस्सा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं उसमें कोई कंडीशन लगाकर नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने आपसे लोन लिया हुआ है। अब मैं कहती हूँ कि मैं आपको खाली प्रिंसिपल अमाउंट दूंगी, इंटरेस्ट नहीं दूंगी। तो मैं परफॉर्म तो कर रही हूँ लेकिन कंडीशनल कि मैं ये करूंगी ये नहीं करूंगी। तो दिस इज नॉट कंप्लीट परफॉर्मेंस एंड देयरफॉर दिस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर है एग्जाम्पल? मैम मेरे को फिर से बताना। मैंने आपसे 5 लाख रुपए लोन लिए 10% इंटरेस्ट पे, ठीक है, और मुझे पेमेंट करनी है लेटर से एवरी मंथ। तो मैंने आपको ये बोला कि आज मैं आपसे लोन लेके जा रही हूँ, ठीक है, और जब मुझे पेमेंट करने का मेरा टाइम आया तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ प्रिंसिपल की पेमेंट करूंगी, इंटरेस्ट पे ही नहीं करूंगी। तो ये जो मैं बोल रही हूँ इसमें आप साफ मुझ पे केस कर सकते हो कि मैं आपको इंटरेस्ट नहीं पे कर रही। यू कैन नॉट वरी अबाउट द फैक्ट कि मैं प्रिंसिपल तो पे कर ही रही हूँ। यानी कि आपको ये नहीं सोचना कि ये प्रिंसिपल तो पे कर ही रही है, कोर्ट ये तो बोलेगी कि ये कम से कम कुछ तो दे रही है, तो परफॉर्मेंस कोशिश तो कर रही है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तो है ये। तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी नहीं है क्योंकि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में सामने वाला अपनी कंडीशंस नहीं लगा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये करूंगा पर ये, जो आपको बोला गया, अगर आपने मुझे 1 लाख दिए हैं कि मकान बनाओ तो मुझे बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकती मैं मकान नहीं बना रही, मैं आपके लिए होटल बना रही हूँ। सो आई कैन नॉट मेक माई परफॉर्मेंस कंडीशनल एंड अटेम्प्ट टू इक्वेट इट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्लियर? यस मैम। सेम वे जो परफॉर्मेंस है जो हम कोशिश कर रहे हैं काम को परफॉर्म करने की,
वो प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होनी चाहिए। देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस में तो सब कुछ होता ही है, जब मैं कोई काम करती हूँ तो वो तो अनकंडीशनली होता है, वो प्रॉपर टाइम और प्लेस पे ही होता है। हम ये देख रहे हैं कि भाई उसने कोशिश करी, तो वो कोशिश भी उसकी जायज थी, तो हम उसको मान लेते हैं कि उसने तो कोशिश करी। तो अगर वो प्रॉपर टाइम और प्लेस पे है तो वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने कहा बिजनेस आवर्स पे और ऑफिस प्लेस पे, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि घर पे भी है, या अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि इवन आफ्टर दिस बिजनेस आवर इट इज ओके। So otherwise, this type of a performance which is not made at a proper time or not made at a proper place will not be a valid tender. Tender यहाँ पर मतलब attempted performance। सेकेंड पॉइंट रीड कर लीजिए, क्लियर है या नहीं बताइए। यस मैम, इट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल नंबर 5 है, आप अब पढ़ के मुझे बताइएगा आपको क्या समझ में आ रहा है उसमें। ओके मैम। मैम बेसिकली ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो 1000 kgs ऑफ वीट जो है वो सर्टेन डेट पे लेके आएगा। तो जो ए है उसको बी के वेयर हाउस पे उसी दिन पे लेके जाने चाहिए, जिस दिन पे इनका लाइक जो भी तय हुआ है उस दिन पे उसको लेके जाने चाहिए, ताकि बी के पास भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी रहे कि वो एग्जामिन कर सके गुड्स की जो भी क्वालिटी उसने कॉन्ट्रैक्ट करी थी वो क्वालिटी उसके पास आई है या नहीं आई। कुड यू जस्ट रिपीट, मुझे लग रहा है थोड़ा सा, एक बार दोबारा बताओ। मैम बेसिकली ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो ए है वो डिलीवर करेगा 1000 kgs ऑफ व्हीट टू बी ऑन अ सर्टेन डेट। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ए को जो है वो उसी डेट, जिस डेट पे उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उसी डेट पे बी के वेयर हाउस पे लेके जाना चाहिए, ताकि बी के पास भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी रहे कि वो एग्जामिन कर सके कि जो क्वालिटी उसने कॉन्ट्रैक्ट करी थी ए के साथ उसको वही रिसीव हुई है या नहीं। ओके, जिस बस इतना मुझे चेंज करना अभी तक जो आपने बोला कि जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ वो नहीं होगा। Just a second। जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ वो नहीं होगा, बट जिस जो भी अपॉइंटेड डेट है, जो म्यूचुअल डेट है आपकी, जिस पे मतलब आपको परफॉर्म करना है या जिस पे सामान लेके जाना है, उस पे वो लेके जाएगा। पहली बात तो ये है। और इसका फिर अब हम परफॉर्मेंस से लिंक करें अगर, तो देखो परफॉर्मेंस से क्या लिंक आ रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर बी एट हिज वेयर हाउस 1000 kgs ऑफ व्हीट ऑन सर्टन डेट। मतलब मैं मान लीजिए मुझे परसों आपको सामान देना है 1000 kg ऑफ व्हीट, तो मैं आपके पास जब परसों ये सामान लेके आऊं, तो मैं ऐसे ना लेके आऊं सामान की पूरा टाइट सील करके पैक करके कि आप उसको देख ही ना पाओ, एग्जामिन ही ना कर पाओ, मैं बोलूं नहीं सर बिल्कुल परफेक्ट है, सील्ड है, आप रख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ गड़बड़ थी जो मैं छुपाना चाह रही हूँ अगर ऐसा है, तो वो हम डाउट का पोजीशन सामने वाले के पास ना रखें। जिस दिन मुझे सामान देना है मैं उस दिन लेके भी आई हूँ, सही जगह सही टाइम पे सही प्लेस पे भी लेके आई हूँ, अनकंडीशनल भी है। और इस तरीके से लेके आई हूँ कि आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले उसको एग्जामिन करने का, जिससे ये क्लियर हो कि मैं अपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से किसी भी चीज को, किसी भी डिफेक्ट को हाइड नहीं कर रही हूँ। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। सेम इज इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका केस आ भी चुका है आपके एग्जाम में। जब भी परफॉर्मेंस हम कॉन्ट्रैक्ट की करते हैं तो हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट की करते हैं। वी कैन नॉट से दैट इट हैज टू बी इन ट्रेंचेस, कि ये मैं कर दूंगी ये नहीं करूंगी, या ये हो गया तो समझ लो, मतलब ये मान लो कि ये पूरा हो गया। तो जब परफॉर्मेंस की कोशिश की जा रही है, मान लीजिए जब व्हाइट वॉश वाला एग्जांपल मैंने दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी जब सामान लेके आई हूँ तो मैं इतना ही लेके आई हूँ कि वो 1 घंटे में खत्म हो जाए। ये एक ही कमरे का सामान है, या जितना मैंने आपके साथ एग्री किया था पहले दिन में ये करूंगी, उसका आधा भी नहीं हो सकता था। तो जो काम मैं कोशिश कर रही हूँ करने का वो वही काम है और पूरा काम है जो कि हमने एग्री अपॉन करा। एग्जाम्पल देखिए, एक्स एक सिंगर है, वो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वाई के साथ, मैनेजर ऑफ थिएटर है वाई। तो मान लीजिए मैं सिंगर हूँ और आप मैनेजर, तो मैंने आपके साथ एग्री करा कि मैं आपके थिएटर्स पे 2 नाइट जो है एवरी वीक परफॉर्म करूंगी नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। वाई ने क्या बोला कि वो उसको 10,000 रुपए देंगे हर नाइट की परफॉर्मेंस के लिए। 6 नाइट पे छुट्टी मार ली एक्स ने, एब्सेंट हो गया। अब इस केस में वाई की इच्छा है, ही मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज परफॉर्मेंस जो है
वो पूरे की होनी चाहिए थी, और जहां पर परफॉर्मेंस रुकी वहीं पे आप कॉन्ट्रैक्ट आराम से टर्मिनेट कर सकते हो। सेम वे ए प्रोमिसेस टू डिलीवर 100 bales ऑफ कॉटन ऑन अ सर्टेन डे। आप जो है 100 bales ऑफ कॉटन जो है प्रॉमिस कर रहे हो कि इस डेट पे आप दोगे। एग्री डे पे जो ए है वो सिर्फ 80 bales लेके आया। तो भाई जब आप कह रहे हो कि मैं सामान तो ले आया पर 80 bales लाया, तो क्या ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है? नो, इट इज नॉट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, बिकॉज ये पूरे हिस्से की परफॉर्मेंस नहीं है, ये होल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं है। इज इट क्लियर? फोर्थ पॉइंट। यस मैम। नाउ कमिंग टू हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो उसमें काम कौन करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। यूजुअली तो जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी को करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए ए ने किसी बिल्डर को बोला कि तुम मेरे लिए हाउस बनाओ, या ए ने किसी कार मैन्युफैक्चरर के साथ कोई डील करी है, तो जिसके साथ डील हो रही है वही करेगा। लेकिन हो सकता है कि उस पर्सन की डेथ हो जाए या वो इनकैपेसिटेट हो जाए, तो क्या सिचुएशन रहेगी, एक बार प्रोमिसर हिमसेल्फ को रीड कर लेते हैं। एक बार ये वाला बोल के पढ़ोगे बेटा एक बार आप, ये पूरा ब्लू पोर्शन। Promises himself, if there is something in contract to show that it was the intention of parties that promise should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. This means contracts which involve the exercise of personal skill or diligence, or which are founded on personal confidence between the parties, must be performed by the promiser himself. यानी कि अगर कहीं पे पर्सनल स्किल है, डिलीजेंस है या पर्सनल कॉन्फिडेंस है, तो वो सामने वाला जो है प्रोमिसर खुद करेगा। बाकी वो खुद भी कर सकता है, या फिर उसकी कोई अगर सामने वाले की इंटेंशन तो ऑफ कोर्स देखनी है। इंटेंशन है कि प्रोमिसर ही करेगा तो उसको खुद ही करना है। लेकिन अगर हो सकता है कि वो अपने किसी काम, किसी जूनियर से करा रहा है काम, तो वो काम अगर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल पे हो रहा है तो वो और उसका एजेंट एक ही बात है, जैसे आप सेकंड पॉइंट पे देख रहे हो। लेकिन पर्सनल स्किल वाला काम, पेंटिंग करनी है, अब जैसे अगर आप अपने, मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई फेस्ट है, कोई शो है, तो उसमें आपने बोला किसी को, लेटर से आपने किसी सिंगर को बुलाया, तो अब वो अपने छोटे भाई को भेज दे कि भाई ये भी गाना गाता है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर परफॉर्मेंस एंड यू कैन sue दैट पर्सन फॉर नॉन परफॉर्मेंस। यू कैन ही विल, दिस इज नॉट इवन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है। Yes, ma'am. एजेंट ऑलरेडी कवर्ड। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे चलते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमारा कानूनी तौर पे जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये खास तौर पे जरूरत पड़ती है डेथ ऑफ द प्रोमिसर के टाइम पे। एज यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल, पर्सनल कंसिडरेशन। जैसे ही डेथ होती है वो खत्म हो जाता है। जैसे अगर सिंगर को बोला है कि तुम आके परफॉर्म करो, उसकी डेथ हो गई, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दैट कम्स टू एन एंड। लेकिन कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मकान बनाने का हो गया, कोई और कुछ भी स्टिचिंग करने का हो गया, जो कोई भी कर सकता है उसके बिहाफ पर, तो उस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी परफॉर्म करना होता है, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियर लिखा हो कि बस जिससे हम कर रहे हैं वही करेगा। अब आती है बात लाइबिलिटी की। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उनकी लाइबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनके अंदर अंडर वेस्ट करा है आउट ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोमिसर, उस केस में उनकी जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड ओनली टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी which they inherit from the deceased. So if they have to make some payments, they cannot make payment more than what they have inherited. Just read this whole third point along with the example and tell me what are you able to read out of example 9 after this. Okay, ma'am. मैम बेसिकली
ए और बी के बीच में प्रॉमिस हुआ है कि ए जो है वो 1 लाख देगा ऑन डिलीवरी ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी। तो अगर ये प्रॉमिस कर इन्होंने इनके बीच में प्रॉमिस हुआ और ए उस जो भी टाइम इनका पॉइंट हुआ है उसके पहले मर जाता है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो या फिर तो पैसे देगा बी को, या फिर जो भी वो एजेंट एम्प्लॉय करेगा उसका रिप्रेजेंटेटिव वो पैसे देगा। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर सेम बी के साथ होता है कि बी की डेथ हो जाती है बिफोर डिलीवरी डिलीवर करने से पहले गुड्स की, तो फिर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है बी का वो डिलीवर करेगा गुड्स, या फिर उसका कोई एजेंट जो है वो डिलीवर करेगा गुड्स, और ए बाउंड है कि वो बी के रिप्रेजेंटेटिव को पैसे देगा। यस, यू हैव कवर्ड इट परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही करा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो मैम, नो डाउट। ठीक है। अब एग्जाम्पल 10 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ए जो है पेंट कर रहा है पिक्चर बी के लिए, उसको पेंट करनी है, उसने प्रॉमिस करा है फॉर अ सर्टेन प्राइस। ए इज बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस हिमसेल्फ, उसको खुद ही करना पड़ेगा, वो किसी और को नहीं बोल सकता पिक्चर पेंट करने के लिए। अगर ए की डेथ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इधर बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ऑल्सो और बी। ना सामने वाला बोल सकता है कि मुझे कॉम्पनसेशन दो, और ना ही वो बोल सकता है कि मैं कर दूंगा, मुझे कॉम्पनसेशन दे देना। Now, if I talk about third persons, this is also one thing which is practically of quite a use. पहले इसका example देखते हैं। A receives certain goods from B, promising to pay 1 lakh. Later on, A expressed his inability to make payment. A ने कुछ गुड्स लिए बी से और बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, लेकिन ए बाद में पेमेंट नहीं कर पाया। सी जो कि ए को जानता था, उसने 60,000 पे कर दिए बी को, और ऑन बिहाफ ऑफ ए, लेकिन ए को नहीं बताया। मतलब मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे बदले में आप पेमेंट कराए, लेकिन मुझे नहीं बताया कि आप मेरे बिहाफ पर पेमेंट कराए हो। A was not aware of the payment. So B intending to sue A for 1 lakh. B ने प्लान किया कि जिससे मुझे 1 लाख मिलने थे उसके ऊपर मैं पूरा 1 लाख का केस कर दूं। लेकिन बी को मिलेंगे कितने, या बी स्यू कितने का कर सकता है? 40,000, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी से ऑलरेडी पेमेंट ले ली है। एंड दैट परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी हेयर इन दिस केस विल अमाउंट टू परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। तो बेसिकली जब एक प्रॉमिसरी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है थर्ड पर्सन से, तो बाद में वो दोबारा से प्रॉमिसर को ये नहीं बोल सकता कि अपना हिस्से का काम परफॉर्म करो, दैट इज ही कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। प्रॉमिस परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर अगर एक्सेप्ट कर ली गई है, हालांकि मैंने ना उसको ऑथराइज करा ना ही मुझे नॉलेज है, तो भी सामने वाली पार्टी जिसने एक्सेप्ट कर ली है परफॉर्मेंस, वो उससे बाउंड होगा। आई होप द फोर्थ पॉइंट इज क्लियर, यू कैन गो थ्रू दिस। यस मैम। Now, what happens in the case of joint promises? Example 12. Just try it in बिना टॉपिक ऊपर का पढ़े, एक बार एग्जाम्पल 12 पढ़ के देखिए। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? टेल मी। ओके मैम। हम बेसिकली ए बी सी जो है उन्होंने डी से जॉइंटली 6 लाख रुपीज लिए, सॉरी 6 लाख रुपीज प्रॉमिस किया उसको पे करने का। तो जो ए बी और सी है उनको भी प्रॉमिस जॉइंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर किसी भी पार्टनर का जो वो उसकी डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉमिस है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड अगर तीनों ही पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को साथ में वो प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा। यस, परफेक्टली फाइन। तो अब मैं इसमें हम देख रहे हैं कि तीन लोगों को जॉइंटली करना है, तो तीनों का हिस्सा वैसे कितना बनता है? 2-2 लाख का। अब ए की डेथ हो गई है बिफोर परफॉर्मेंस, तो उसका मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव है डी, वो बी और सी के साथ परफॉर्म करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी की भी डेथ हो गई हो साथ में, तो फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके ये काम करेंगे। हम ये कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि अगर वो डेथ हो गई तो वो एक्सक्यूज चाह रहे हैं परफॉर्मेंस से, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल क्यों हो। तो भाई आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो और कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको जॉइंटली परफॉर्मेंस प्रॉमिस अपना फुलफिल करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगेन उसमें कोई भी ऐसा पर्सनल स्किल वगैरह इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, सेक्शन इसका जरूर याद रखना, इसका सेक्शन 42, वेरी इंपॉर्टेंट। Now comes a distinction between succession and assignment and liability of joint promise or promissory.
पहले मैं ये कराती हूँ, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ठीक है। फिर सक्सेशन पे ले लेते, या पहले यही लेते हैं, लेट्स गो इन द ऑर्डर, डोंट वरी, लेट्स डू मैम दिस। इसका क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में। इसलिए मैं वो तो चलो, एक्चुअली वो से लिंक था, इसलिए फिर मैंने कहा कोई नहीं, उसको बाद में ले लूंगी। चलिए, वो डिस्टिंक्शन। बहुत ही हाँ था, जी बताओ। और क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग सा आया था कि तीन बंदे दिए थे, फिर एक अमाउंट दे दिया था, एंड उसमें हम्म। बोला था कि तीनों के पास इतनी इतनी कैपिटल है, इनकी अब बताओ कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है। हम्म, मैं वो भी ले लूंगी क्वेश्चन आपके साथ, ठीक है। कल जब उसके क्वेश्चंस लूंगी ना वॉइड वाले, तो इसके भी ले लूंगी साथ में, ठीक है। ओके मैम। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, टुडे वी वोंट एक्सटेंड द क्लास, जो अभी रनिंग क्लास में हो जाएगा, ताकि आप ये सारा पढ़ के एक बार फिर कल क्वेश्चंस वहां तक कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ओके, ओके मैम। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, सक्सेशन एंड असाइनमेंट का जो डिस्टिंक्शन है वो हमें देखना है अब। When the benefits of the contract are succeeded to by process of law, then both burden and benefits attaching to the contract may sometimes devolve on the legal heir. इसका मतलब क्या है कि जब मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट करा, उसका बेनिफिट अगर मेरे सक्सेसर को मिल रहा है, तो उसको सिर्फ बेनिफिट ही नहीं, कई बार उसको बर्डन भी मिलता है, और उसको उसका उसको बर्डन भी टॉलरेट करना पड़ेगा। सपोज अ सन सक्सीड्स टू द एस्टेट ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज डेथ। अगर फादर के एस्टेट को सक्सेसर उसका बेटा है, तो उसको फादर के जो डेट है, जो लोन्स हैं, वो भी पे करने होंगे। अगर तो उसके डेट्स उसकी वैल्यू ऑफ एस्टेट से ज्यादा है, तो सन को नहीं बुलाया जाएगा पेमेंट करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि लाइबिलिटी, अगर वाइसे वर्सा है, तो उस केस में उसको बोला जा सकता है कि भाई आप पैसे दो। लाइबिलिटी ऑफ द सन हाउएवर उतने तक ही रहेगी जितने तक की उसको प्रॉपर्टी मिली है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए पहले, डिस्टिंक्शन से लेकर इनहेरिटेड तक। एनी लाइन, एनी वर्ड विच इज नॉट क्लियर। फादर की डेथ हो गई है, उसने कुछ पैसा छोड़ा है और कुछ डेट्स भी छोड़े हैं, तो उसके छोड़े हुए पैसे से डेट्स आप सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए पैसा जो उन्होंने छोड़ा है वो कम है, डेट्स ज्यादा हैं, तो बेटे को बोला जाएगा भाई तुम पे करो। अब बेटे को भी कितना पे करना है, सवाल ये आता है। तो जितनी प्रॉपर्टी उसने अपने फादर से इनहेरिट करी है, उतने तक ही करना है, अपनी पर्सनल एसेट्स में से उसको निकाल के नहीं देना, इन शॉर्ट ये है। यस मैम अंडरस्टूड, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था वो उसमें कि टॉपिक था ना कि बाय होम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म। राइट, राइट। पर यहाँ पर ये परफॉर्मेंस जो है बेसिकली सिर्फ पेमेंट से रिलेट कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा, अदरवाइज इट इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट यू आर सेइंग। नाउ इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट, क्या ये सक्सेशन था। असाइनमेंट में क्या होता है, बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड बट नॉट द लाइबिलिटी। सो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट किसी को असाइन करती हूँ, तो उसको लाइबिलिटीज नहीं मिलती, बिकॉज अगर लाइबिलिटी असाइन हो जाए, तो उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है। यानी कि अगर मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने उसको सी को कॉन्ट्रैक्ट की जो लाइबिलिटीज भी असाइन कर दी, तो ये थर्ड पार्टी का, तीन पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हम दो लोग कैसे कर सकते हैं, उसमें तो फिर तीनों की कन्वीनियंस और तीनों का कंसेंट चाहिए होगा। इसीलिए हम लाइबिलिटीज नहीं पे करना, लाइबिलिटीज नहीं इसमें आगे पास करते। अ डेटर कैन नॉट रिलीव हिमसेल्फ ऑफ हिज लाइबिलिटी टू अ क्रेडिटर बाय असाइनिंग टू समवन else his obligation to repay the debt। ए ने बी को पैसे दिए हैं, और उसको बोला है कि तुम मुझे ये पैसे विद इंटरेस्ट 6 महीने बाद दे देना। बी इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर सी को असाइन करना चाहे कि मेरी जगह पे तुम दे देना, तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देगा कि मैंने पैसे दे देते, दे तुम रहे हो। ये अगर करेगा तो फिर वो एक ही कंसेंट से होगा, तो वो एक तरह से नया ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट इज नॉट परमिटेड, और दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट मीन्स इन एन असाइनमेंट यू कैन नॉट टेल द अदर पर्सन टू अंडरटेक योर लाइबिलिटी एज अ होल। ऑन द अदर हैंड, इफ अ क्रेडिटर असाइंस द बेनिफिट ऑफ अ प्रॉमिस, यानी अगर मुझे पैसे मिलने हैं और मैं आपको बोल रही हूँ कि जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो आप ले लो, वो हो सकता है। दैट इज इफ आई टेल यू कि भाई उससे जाके डेट रियलाइज कर लो और अपने पास रख लो। या एक और इसमें हो सकता है कि मान लीजिए मेरे 4-5 मकान हैं,
मैंने आपको बोला, वो 4-5 मकान वाले मुझे किराया देते हैं, मैंने आपको बोला कि आप उनसे किराया ले लो, और जो मैंने आपको 1,000 रुपए देने वो उसमें से काट लेना। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन पूरा ही कि मैं वो पैसे उसको देने वो आप ही दे दो, वो चीज तो प्रॉपर असाइनमेंट नहीं मानी जाएगी। एक बार पढ़ के देखिए। ओके मैम। मैम पर्सनल कंसिडरेशन का मतलब? पर्सनल कंसिडरेशन का मतलब कि मुझे कुछ बेनिफिट मिल चुका है, बस पेमेंट करनी है। ओके ओके मैम, बाकी तो क्लियर है। राइट। ये वाला टेबल देखिए, ऊपर वाला, अब देखिए इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मैम सारा तो क्लियर है, बस थोड़े जॉइंट प्रोमिसर्स जो भी है उसके थोड़े एक दो के तो पॉइंट्स हाँ नहीं समझ क्वेश्चंस में लेंगे, बिल्कुल लेंगे, उसके तो क्वेश्चंस कल ही ले लेंगे। पहले ही क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके मैम। फर्स्ट मैम एंड। दो ऑप्शन हाँ पे बताइए। डाउट है, एक तो A वाले में और एक बी वाले में। इज डिस्चार्ज एंड बिकम्स एनफोर्सेबल। यस मैम। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि काम खत्म, अब कुछ नहीं करना है। और एनफोर्सेबल मतलब कि अब आपको भी कुछ करना है और मुझे भी कुछ करना है। तो जब परफॉर्मेंस हो जाती है तो खत्म हो जाता है। रिमेंबर वन पॉइंट, दैट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज नंबर वन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अब उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। ओके मैम। ट्राई द सेकेंड वन ऑल्सो। मैम ऑल ऑफ दीज। गेस ऑल ऑफ दिस। एट्थ क्वेश्चन बताइए। मैम बी ऑप्शन। करेक्ट। 11th भी ट्राई कीजिए। मैम ए ऑप्शन होगा इसका। करेक्ट। जॉइंट प्रोमिसेस का एक ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, इसमें जब प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन एक पैसा एक ही जगह, मतलब 3 लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, दे एक ही रहा है। ठीक है, तो इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको वैसे ट्राई कर सकते हैं। बट अदरवाइज होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आप 3 लोगों ने प्रॉमिस करा है कि वो पैसे देंगे, तो तीनों को पैसे डिवाइड करने हैं।
एक की डेथ हो जाएगी तो उसमें क्या होगा। और इसके और भी एडवांस लेवल केसेस कराऊंगी कि मान लीजिए हमने एक का राइट वेव ऑफ कर दिया कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो क्या होगा उस पे भी चलेंगे। ठीक है, ये केसेस हम इसके सारे पीछे वाले ले लेंगे। अभी आप इनके पीछे वाले को छोड़ दीजिएगा, अभी आपको जो वॉइड वाला करना है उसको रीड कर लीजिएगा और एक बार इसकी फास्ट रीडिंग दे दीजिएगा। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कल मेनली विद कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं क्लोज कर रही हूँ बिकॉज देयर इज नो पॉइंट स्टार्टिंग अ न्यू पॉइंट। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है।